हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारी ये मैगज़ीन जो कि हमारे सितंबर मंथ की है, विज़न आइज़ की। तो इसमें हमारी आईआर स्टार्ट हो चुकी है। आई होप कि कल की लेसन आप लोग देख लियो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 3 यहाँ पे आर्टिकल है, उन तीनों को यहाँ पे फिनिश करेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में देखेंगे और अफ़गान पीस प्रोसेस है, इसमें एक नया एंगल यहाँ पे दिया गया है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। हालांकि इसके पहले भी हम लोग ने इसे कंप्लीट किया था। और एक नया है जो इसको कहेंगे यहाँ पे न्यू आर्टिकल है, डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट। तो ये 3 आर्टिकल है जिसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन कल की भी आर्टिकल देख लीजिएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको आज क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और कुछ न्यू इनिशिएटिव है जो कि आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। तो ये न्यू इनिशिएटिव क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले लास्ट लेसन में जो भी क्वेश्चंस पूछी थी उसकी आंसर बताती हूँ, और आज के लिए आपके पास कुछ फ्रेश क्वेश्चंस है, उसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले है कि आपको बताना है कि कौन सी अभी रिसेंटली कंट्री है जिनके द्वारा इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। ठीक है। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि आज से आपको मेंस के भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे, और ये मेंस के क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अब आपका प्रीलिम्स ओवर हो चुका है और प्रीलिम्स के साथ साथ उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो काफ़ी बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग 2020 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज़ जरूर दीजिए। और साथ ही साथ जिनका नहीं हुआ है उनके लिए यहाँ पे एक इनिशिएटिव है जो कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ लिखना स्टार्ट कीजिए। कहने का मतलब है कि मेंस के क्वेश्चंस जरूर लिखिए, चाहे आप लोग यहाँ पे एक ही क्वेश्चंस लिख रहे हैं, बट कोशिश कीजिए कि डेली एक क्वेश्चंस तो ज़रूर लिख लें। ठीक है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रीलिम्स के लिए ही नहीं लगना है। प्रीलिम्स के लिए आप लोग जून 27 को है ना, तो उसके 2 महीने पहले या 3 महीने पहले आपको लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो 3 महीने से आप लोग वहाँ पर डेडिकेटेड टाइम दे सकते हो। बट अभी जो टाइम है उसमें आपको मेंस की सिलेबस कंप्लीट कर लेनी चाहिए, कवर अप कर लेनी चाहिए, अपने ऑप्शनल के भी सिलेबस को कंप्लीट कर लेनी चाहिए, जितना भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस दूंगी आपको मेंस का, उसके डेली आप लोग को लिखने हैं। अब यहाँ पे 2 बात है, एक तो है कि आप लोग अपने से लिखकर अपने पास ही रख सकते हो अगर आप लोग बहुत लंबे समय से, या फिर अच्छा खासा आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, या फिर आपको लगता है कि आप सही लिख रहे हो, आपको किसी के थ्रू चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, एवेल्यूएट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग अपने क्वेश्चंस जो उसका आंसर लिख रहे हो वो कोई चेक कर दे, उसको आपको बताए कि आपको कहाँ पे आपने मिस्टेक करी है, उसको फिर से आपको जो है वहाँ पे करेक्ट कराए, और साथ ही साथ आपको मार्क्स भी दें, तो ये सारे काम अगर आपको करने हैं तो हमारा एक न्यू इनिशिएटिव यहाँ पे है जो कि मीन्स डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के जैसा मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। और यहाँ पे क्या है कि मैं हफ्ते में 3 दिन आपको क्वेश्चंस दूंगी। अगर आप लोग की जैसी डिमांड होगी, अगर आप लोग डेली क्वेश्चंस चाहते हैं तो ज़रूर मैं डेली क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगी, और अगर आप लोग हफ्ते में 3 दिन चाहते हो, जैसे कि मंडे फ्राइडे वेंसडे मैं यहाँ पे रखी हूँ, आपका जैसा रिस्पॉन्ड होगा उसी तरीके से मैं इसको और प्लान को एक चेंज कर दूँगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिजिड है, फ्लेक्सिबल रखती हूँ, जैसा आप लोग की रिस्पॉन्ड रहेगी उस तरीके से इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। प्रोग्राम आपका कुछ ऐसा है कि 26 अक्टूबर जो कि आज है, आज से लेकर आपका जो 31 जनवरी 2021, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा कि आंसर राइटिंग आपको करनी है। और 3 महीने आप आंसर राइटिंग कर लोगे ना, तो आपको अपने आप में ही एक बहुत अच्छा जो है एक कॉन्फिडेंट फील होगा। तो इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्रूशियल पार्ट भी है, जैसे कि हम लोग डिस्कस भी किए थे टॉपर्स की मार्कशीट से कि आंसर राइटिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार की जो टॉपर है वो आप देख सकते हो कि इंटरव्यू में उनका डबल गोल है, बट उन्होंने आंसर राइटिंग में मीन्स में कितना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। तो आप लोग भी इसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, बशर्त है कि आप लोग सही तरीके से सही टाइम को यूटिलाइज़ करो। फाइन। यहाँ पे क्या है कि आप लोग को एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा। जो बच्चे ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पे कोई भी नया इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ वहीं पे भी आप लोग अपने आंसर को ज़रूर पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई आपके आंसर को इवेलुएट करे, कोई मार्क्स दे, तो वहाँ पे आप लोग को जो है मंडे फ्राइडे वेंसडे ये 3 दिन आप लोग को देखने को मिलेगा कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस दूंगी, एक दूंगी, कभी 2 दूंगी। तो आप लोग अपने हिसाब से आप लोग लिखिएगा, एक भी लिख सकते हैं, दोनों लिखना चाहते हैं तो दोनों लिख सकते हैं। और क्वेश्चंस को भी मैं टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा ग्रुप है अलग से, जिसमें कि हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था विजन आइज के, उसी ग्रुप में आपको यहाँ पे जोड़ा जाएगा। जो बच्चे ऑलरेडी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पे न्यू जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही बात है कि उसमें जुड़ने के लिए आपको कुछ मिनिमम पेमेंट करना होगा। 199 का आप पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, नहीं प्रॉब्लम होता है।
तो वो अपने तर तक आप लोग की है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखिए कि ऋषिका cs77@gmail.com में आप मेल कीजिएगा। अगर आपको इस इनिशिएटिव से जुड़ना है तो ही आप लोग मेल कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर बहुत सारे बच्चे मेल करते हैं और फिर उनको पता चलता है कि बाद में उनको नहीं जुड़ना होता है। तो कोई नहीं, यहाँ पे हर एक पॉइंट मैं क्लियर कर दी हूँ। फिर भी आपको कुछ इनिशिएटिव से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ और आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो या कुछ और सजेशन देना चाहते हो तो ज़रूर यहाँ पे दीजिएगा, मैं कुछ और इसमें चेंजेस करूँगी। बट अभी तक के लिए इतनी ही है कि आप लोग को जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे एक सिंसियर रहोगे और मैं मिनिमम से मिनिमम पेमेंट लेना चाहती हूँ। दो बात यहाँ पे पेमेंट लेने की, पहली एक है कि मैं सीरियस कैंडिडेट को ही सिर्फ जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि टेलीग्राम में एक अच्छा माहौल बने, एक अच्छा इन्वायरमेंट बने, क्योंकि आप लोग जो आंसर लिख के भेजते हो सबको एक दूसरे का आंसर पढ़ते हैं तो आपको वैरायटी ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे एक टॉपिक के अंदर, तो वो एक फ़ायदा होता है। दूसरा है कि आप लोग अगर पेमेंट करते हो तो आपके माइंड में एक रहता है कि नहीं, आंसर लिखना ही है क्योंकि आपने कुछ पे किया है, तो एक मिनिमम होना चाहिए। बाकी आप लोग हर एक जगह टेस्ट सीरीज़ आप लोग देखोगे कि 10,000 15,000 20,000 ऐसे चलते हैं, बट मुझे उस तरीके का नहीं लेकर चलना है। मैं एकदम मिनिमम से, मैं चाहती हूँ कि आपकी मैं एकदम से हेल्प करूँ, और हेल्प के लिए मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग सिंसियर हो जाओ। जब आप कहीं पे भी पैसे खर्च करते हो ना तो उसके लिए आप सिंसियर हो जाते हो, आपको लगने लगता है कि हाँ आपने कुछ पेमेंट किया है, कुछ पैसे आपके गए हैं, तो उसके लिए आपको सिंसियर होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे मिनिमम आपको पे करना होगा, तभी मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर सकती हूँ। पहली बात है कि डिसिप्लिन वहाँ पे मेंटेन करने के लिए, और दूसरी बात है कि आपके अंदर से वो सिंसियरनेस आना चाहिए कि आप लोग को आंसर डेली लिखना है या फिर आप लोग को यहाँ पे वीक में 3 दिन लिखना है। इसको आप लोग डेली करना चाहोगे तो मैं ज़रूर डेली कर दूँगी, नो इशू, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग डेली आंसर लिखना चाहोगे और डेली आप लोग आंसर भेजिए। आप लोग का यहाँ पे इवेलुएट भी होगा, चेक भी होगा, आप लोग को अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि क्या आपके आंसर में कमी है, और मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा टाइम टू टाइम, तो उसमें भी कोई आपको दिक्कत करने की बात नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें मुझे शेयर करनी थी। अगर आप लोग को नहीं जुड़ना है और आप लोग का टाइम ख़राब हो गया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं अलग से और फिर वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, यहीं पे बता रही हूँ। क्योंकि जब भी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि अभी 26 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है, बट बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी आगे वीडियो काफ़ी दिनों के बाद भी देखते हैं, तो आप लोग जब भी वीडियो देखो, जब से आप जुड़ना चाहो, आप फ्री हो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, और जो भी क्वेश्चन आप लिखना चाहते हो आप लिख कर उसको ज़रूर यहाँ पर भेज सकते हो। आपका ऐसा नहीं है कि आज के क्वेश्चन सिर्फ आज ही चेक होंगे कॉपी, इसका बाद में नहीं चेक होगा, बिल्कुल चेक हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है किसी भी दिन आप देख रहे हो तो उस दिन आप लिखकर ज़रूर हमें भेज सकते हो, ठीक है। तो इतना हो गया। बाकी यहाँ पे एक क्वेश्चन था, इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए जो मीन्स का क्वेश्चन है वो देख लीजिए। इवन दो द फॉर्मेशन ऑफ बिम्स्टेक वॉज अ डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक, द ग्रुपिंग हैजेंट लिव्ड अप टू इट्स ट्रू पोटेंशियल। इसको एनालाइज करना है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कल बिम्स्टेक के बारे में देखे थे, ईच एंड एवरी पॉइंट देखे थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिम्स्टेक का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन इसका ग्रुपिंग जो ये है ना उसमें आज अभी तक जो है खास पोटेंशियल देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी चीज़ को एनालाइज करना है। जैसे कि कल भी हम लोग देखे थे कि बिम्स्टेक का जो गठन हुआ है वो 1997 में हुआ है, बट अब तक इसकी सिर्फ 4 मीटिंग ही हुई है। समिट आप देखोगे जहाँ पे जितने भी बिम्स्टेक के मेंबर हैं वो सिर्फ अभी तक 4 बार ही मीट किए हैं। कुछ अच्छा खासा देखने को नहीं मिल रहा है इसमें, लेकिन अभी भी आप देखोगे कि एक नया चार्टर बना है, तो उसके बारे में भी आप वे फॉरवर्ड में ज़रूर लिख सकते हो कि नया चार्टर बना है तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अब तक यहाँ पे जो कहा जा रहा था, जिस हिसाब से इसको बनाया जा रहा था, जो इसकी ऑब्जेक्टिव थी, जो इसका एम था, वो ऐसा फुलफिल होते हुए नहीं दिख रहा है। इसमें कुछ ट्रू पोटेंशियल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी, कोशिश करूँगी कि हर एक दिन मैं उसी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन दूँ, जिससे कि क्या होगा कि आपको एक एंगल तो देखने को मिलेगा, बाकी दूसरे एंगल के लिए आपको सोचना होगा। तो अब तक आपने जितना पढ़ा है उसको मिला जुला कर लिखने का कोशिश कीजिए। मेंस आंसर राइटिंग क्या है कि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे अच्छे आंसर नहीं लिख पाओगे। जिस किसी को भी मेंस में अच्छे मार्क्स आते हैं, आप ये समझ के चलो कि उन्होंने काफ़ी आंसर राइटिंग की है, काफ़ी उन्होंने मेहनत करी है, तब जाकर उनको इतना अच्छा मार्क्स आता है। तो यही काम आप लोग को भी करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बस इसी फ्रेज़ में आप लोग को भी इंक्लूड होना है। आइए आज की आर्टिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के आर्टिकल से। और आर्टिकल है यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में। पहले ये देखते हैं कि इस बार न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पहली दफ़ा भी ये नहीं है कि पहली बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार इस टॉपिक को हम लोग ने डिस्कस किया है। बट यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है ये समझिए। यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो उनको यहाँ पे आप देखो कि कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाया गया था, वो भी यहाँ पे आईसीसी के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में। और ये क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और ये वार क्राइम उनके ऊपर आरोप है कि ये यूएस फोर्सेस के द्वारा वार क्राइम किया गया है। और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी यहाँ पे अफ़गानिस्तान में, और कब से, तो 2003 में।
तो यूएस प्रेसिडेंट को यहाँ पे ऑथराइज़ किया गया है इकोनॉमिक सैंक्शंस के लिए, और इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाया गया है वो आईसीसी के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में, क्योंकि वो यहाँ पे जो आरोप लगाया गया है कि यूएस फोर्सेस के द्वारा वार क्राइम किया जा रहा है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट में। तो ये तो जो भी बात न्यूज़ में रही वो तो आपको ध्यान में रखना ही है, लेकिन उसके अलावा जो है अब यहाँ पे इसके स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन बन जाएगा जो कि आईसीसी के बारे में आपको डिटेल समझना है। आईसीसी एक परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है कि कैसे यहाँ पे कोई भी अगर आपके ऑफेंस निकल कर आते हैं, कोई भी सीरियस क्राइम है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है, प्रोसिक्यूट करना है और इंडिविजुअल को ट्राई करना है जो भी उनके द्वारा यहाँ पे सीरियस क्राइम कमिट किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे कुछ क्राइम है जैसे कि जेनोसाइड का है, या फिर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम है, या कोई वॉर क्राइम देखने को मिल रहा है, या फिर क्राइम ऑफ एग्रेशन है। तो ये सारे कुछ ऐसे क्राइम है, अगर ये किया जा रहा है तो आईसीसी में आपको इसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगा। जीनोसाइड का क्राइम आपको बहुत बार देखने को मिलता है, जैसे कि रखाइन स्टेट में ही आप लोग देख लो कि वहाँ के लोगों को जो है रोहिंग्या पीपल्स को वहाँ पे मार के भगाया गया था। साथ ही साथ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो आपको हर एक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वॉर क्राइम भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा वॉर क्राइम भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ एग्रेशंस का जो क्राइम होता है, यानी कि जो आप लोग देखते हो कि बहुत झड़प वगैरह हो जाता है, उसमें भी इस तरीके का क्राइम है। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था रोम स्टैट्यूटरी, जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है 1998 में, तब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कोर्ट में यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है ना वो सिर्फ वैसे क्राइम का है जो कि यहाँ पे 1 जुलाई 2002 के बाद किया गया है। जब रोम स्टैट्यू यहाँ पे फोर्स में आया था तब से यहाँ पे आपके सारे क्राइम्स को लिया जाता है, उसके पहले के क्राइम्स को यहाँ पे नहीं देखा जाता है। टोटल आप देखो कि यहाँ पे ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, तो यहाँ पे आपके टोटल जो है 123 कंट्रीज़ है जो कि इसके पार्टी है, और साथ ही साथ कंट्रीज़ जो कि यहाँ पे अभी तक साइन नहीं किए हैं इस ट्रीटी को, तो कौन कौन से हैं ये आप याद रख सकते हो, क्योंकि हमारा इंडिया जो है हम लोग यहाँ पे उस कंट्री में उस कंट्री में इंक्लूड होते हैं जहाँ पे इस ट्रीटी को अभी तक साइन नहीं किया गया। हमारे साथ चाइना है, इराक है, नॉर्थ कोरिया है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, कंट्रीज़ जो कि यहाँ पे साइन किए हैं बट अभी तक रेटिफाई नहीं किए हैं। तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पे कौन कौन है, इजिप्ट है, ईरान है, इज़राइल है, रशिया, यूएस है। बुरुंडी और फिलीपींस की बात करें तो इसको ज्वाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसको जो है छोड़ दिया गया था आईसीसी को। ठीक है, तो हम लोग अभी तक साइन भी नहीं किए, लेकिन साइन करना और रेटिफाई करना, यानी कि रेटिफाई कर लेने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी कंट्री अगर साइन करते और रेटिफाई करते, यानी कि उनकी कंट्री में जो आईसीसी की रूल्स रेगुलेशंस है वो सब फॉलो होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि उस कंट्री में कोई भी जिनोसाइड का क्राइम हो रहा है, कोई भी ह्यूमैनिटी का क्राइम हुआ है, तो वो सारे केसेस को जो है आईसीसी में भी हियर किया जाएगा। साथ ही आईसीसी की बात करें तो इसको नेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ जो है रिप्लेस नहीं किया जाएगा, और ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट करता है उसको। केसेस जो यहाँ पे कोर्ट के सामने आता है ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगा कि एक मेंबर कंट्री है वो यहाँ पे कुछ सिचुएशन को रेफ़र कर सकते हैं अपने खुद के कोर्ट के अंदर, खुद के टेरिटरी के अंदर जो कोर्ट है उससे रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल्स जो है वो इस सिचुएशन को रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रोसिक्यूटर है उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया जाएगा, वो भी मेंबर स्टेट में, जो कि आप देखो कि यहाँ पे वन ओज यहाँ पे इनिशिएटिव है, यानी कि एक मेंबर कंट्री है, 123 कंट्री जो है वो यहाँ पे उनके पास अगर कोई सिचुएशन आता है तो वो यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं आईसीसी में। साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यहाँ पे किसी सिचुएशन को रेफ़र कर सकते हैं, और जो प्रोसिक्यूटर है उनके द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च किया जा सकता है। तो इससे 3 तरीके से यहाँ पे केसेस को जो है देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे आईसीसी की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशन क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहला है कि डिसप्रोपोर्शनेट टारगेटिंग है, यानी कि जो अफ्रीकन कंट्री है ना, कॉन्टिनेंट है, उसको यहाँ पे आप देखो एक गलत तरीके से टारगेट किया जाता है। अगर आप लोग देखो कोर्ट का तो मोर देन 2 दर्जन जो यहाँ पे केसेस है, 2 दर्जन जो केसेस है ना वो बहुत ज़्यादा आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ही देखने को मिलेगा। 2016 की बात करें तो अफ्रीकन की जो यूनियन है वो यहाँ पे प्रपोजल बैक की, यहाँ पे केनिया के द्वारा यहाँ पे प्रपोजल दिया गया था कि यहाँ पे मास विड्रॉवल करना है। तो ये भी एक बात है, क्योंकि आप देखो कि बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को टारगेट किया जाता है। साथ ही लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है। 3 को जो आपको देखने को मिलेगा कि परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो उनके द्वारा लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है। चाइना आप देखोगे कि यहाँ पे रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं किया है, ना ही यूएस है ना ही रशिया है, और इसको रेटिफाई किए हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन का जो है बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगा, किस तरीके के कानून को जो है यहाँ पे इन्फोर्स कर सके। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 यहाँ पे आपको परमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 3 की यहाँ पे पार्टिसिपेशन की कमी देखने को मिलती है, और वो है चाइना, यूएस और रशिया। तो चाइना, यूएस और रशिया की यहाँ पे कमी देखने को मिलता है। ठीक है,
और जो यहाँ पे नहीं है, यानी कि इन तीनों के तो यहाँ पे लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है, लेकिन पार्टिसिपेशन कौन कौन देते हैं, तो अब बच गया यूके और फ्रांस। तो ये 5 यहाँ पे कंट्री है जिसमें कि वीटो पावर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर होता है। अब वीटो पावर कहने का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई भी केस यहाँ पे निकल कर आया है और ये 5 कंट्री है, तो पाँचों कंट्री में से अगर एक कंट्री भी इस केस के अगर सहमति में नहीं है, इस केस से अगर वो अगेंस्ट में है और उनके द्वारा कह दिया जाए कि वो इस केस को, इस हियरिंग को वो नहीं मानते, तो फिर यही चीज़ें होगी, यानी कि यहाँ पे उनका वीटो पावर है और फिर सबको यही चीज़ें माननी पड़ेगी। ठीक है। थर्ड लिमिटेशन है कि यहाँ पे कुछ सर्टेन प्रिंसिपल भी इम्पोज किया जाता है। आईसीसी की बात करूँ तो इसको कई बार क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि कुछ प्रिंसिपल्स जो है ना वो लिबरल डेमोक्रेसी यानी कि सारे स्टेट के ऊपर यहाँ पे इम्पोज भी किया जाता है, और वन साइज़ फिट्स ऑल का यहाँ पे फंडा है। यानी कि एक जूता आप लोग समझ लो कि एक ऐसा जूता है जो कि आप सारे लोगों को पहना रहे हो। आपके घर में 5 सदस्य हैं और पाँचों सदस्य के लिए आप लोग एक साइज़ का जूता ले आए हो और इन पाँचों सदस्य को कह रहे हो कि आप यही साइज़ का जूता पहनो। क्या पता इसमें कोई बच्चे हो, कोई इसमें बूढ़े हो, कोई इसमें बड़े हो, कोई इसमें एडल्ट हो, तो इन पाँचों लोगों को एक जूता का साइज़ कभी भी नहीं आ सकता है। तो वही काम यहाँ पे आईसीसी के द्वारा कहा जाता है कि सारे कंट्री, आप देखते हो कि सारे कंट्री में कुछ अलग तरीके का प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, आईसीसी के द्वारा क्या किया जाता है कि सारे कंट्री में जो है ना एक ही उनका एक फंडा है, एक ही सिद्धांत है, वो सारे कंट्रीज़ में इंप्लीमेंट करते हैं चाहे केसेस कैसे भी हो। तो ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ पे जुरिस्डिक्शन आप आईसीसी का देखोगे तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है, यानी कि यहाँ पे भी ये कंसर्न देखने को मिलता है कि आईसीसी जो है ना वो अपनी जुरिस्डिक्शन को पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी वो मिसयूज़ कर सकते हैं। इंडिया चाहता है कि जो वॉर क्राइम है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए, जो भी यहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वाला जो कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है, तो ये इंटरनेशनल कैरेक्टर नहीं है। यानी कि इंडिया के द्वारा ये चाहा जाता है कि वॉर क्राइम को यहाँ पे जो है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के जो भी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कमिट किया जाता है ना, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पर्पस के थ्रू जो है यहाँ पे जुरिस्डिक्शंस देखने को मिलता है आईसीसी का। तो समटाइम्स ये एक कंसर्न भी है और ये एक क्रिटिसिज्म भी आप कह सकते हो। लैक ऑफ सपोर्ट है यहाँ पे कोर्ट के द्वारा जो है ना, समटाइम्स आप देखोगे कि लैक ऑफ सपोर्ट भी देखने को मिलता है। सारे स्टेट जो हमारे कंट्री में है, स्टेट कहने का मतलब है कि सारे कंट्रीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया जाता है, और साथ ही साथ सिस्टमेटिक यहाँ पे कॉपरेशन आपको स्टेट के पार्टी के द्वारा देखने को मिलेगा। तो ये भी है, लैक ऑफ सपोर्ट भी है। कोर्ट जो है वो अपने खुद के पुलिस फोर्स को वो यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि कोर्ट का अपना पुलिस फोर्स नहीं है। तो ये रिलाई करते हैं कि जो स्टेट के कॉपरेशंस है ना उसी के ऊपर रिलाई करते हैं। बाइस्ड कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। आईसीसी जो है इनके ऊपर कभी कभी आरोप भी लगता है कि जो वेस्टर्न इंपेरियलिज्म है उसके ऊपर ये उसके टूल्स को ये अपनाते हैं और बाइस्ड करते हैं। जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनको उनके फेवर में ज़्यादा रहते हैं अगेंस्ट आप देखोगे कि वीक स्टेट के, जैसे कि यूएस है, फ्रांस है, आपका रशिया है, इन सब पावरफुल कंट्रीज़ के जो है ये फेवर में ज़्यादा रहता है आईसीसी। जो भी यहाँ पे उनके द्वारा जो भी बात कहा जाता है, जो भी यहाँ पे आपका वर्डिक्ट आता है, तो वो इस सारे पावरफुल कंट्रीज़ के फेवर में देखने को मिलता है। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न यहाँ पे बताया गया है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि कोर्ट को जो है यहाँ पे अपने फोकस को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा जो है इसके आगे आगे बढ़ के यहाँ पे इसको ज़रूरत है कि वो एक्सपेंड करे। सेकंड है कि आईसीसी जो है मस्ट यहाँ पे फेयरनेस और लोकल जस्टिस और यहाँ पे इंटरनेशनल जो सोशल जस्टिस है इसके ऊपर ये फोकस करें। साथ ही साथ यहाँ पे जो इम्पैक्ट है आईसीसी का उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और मेंबर के पास यहाँ पे क्रूशियल रोल होना चाहिए कि वो यहाँ पे सपोर्ट करे कोर्ट को, वो भी इंटरनेशनल जस्टिस के लिए। प्रोसिक्यूटर को यहाँ पे परस्यू करना चाहिए किसी पार्टी को कि वो यहाँ पे पावर की पोजीशन में है तो वो यहाँ पे उनको परस्यू कर सके। गवर्नमेंट लीडर को जो है ना यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आईसीसी में यहाँ पे कॉल करके उसको यहाँ पे यूज़ किया जा सके। साथ ही यहाँ पे क्रेडिबिलिटी को इन्हांस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्ट को यहाँ पे ज़रूरी है कि अपने एम्बिट को वो और ज़्यादा बढ़ाए, जिसमें कि मोर परमानेंट जो मेंबर है ना यूनाइटेड नेशंस के उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन और जो प्रोसिक्यूशन का यहाँ पे मेथड है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। तो ये सारी बात है जो कि आप देखने को मिलेगा कि वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा काफ़ी अच्छा है। ये सारा जो है यहाँ पे रिफॉर्म करने की भी ज़रूरत है। आइए कुछ और बातें यहाँ पे देख लेते हैं जो कि इनबॉक्स स्टोरी है। कहा जा रहा है कि कुछ इनका जो है अपना प्रिंसिपल होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्शंस अगर हम लोग इंडिया का देखें जो रोम स्टैट्यूट के ऊपर है, सबसे पहला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेजेस दिया जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है आपको देखने को मिलेगा कि यूनाइटेड नेशन का ही ये पार्ट है। एक आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, एक आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप देखोगे कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका यूएस है, यूके है, चाइना है, रशिया है और फ्रांस है। तो इसको
यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रिविलेजेस दिया जाता है, ये एक यहाँ पे माना गया है। सेकंड है कि यहाँ पे जो लीगल डिस्टिंक्शंस है, यानी कि नॉर्मेटिव जो कस्टमरी लॉ है और जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस है, इसके बीच में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इनका जो लीगल डिस्टिंक्शन है वो ब्लर है। पर्टिकुलरली किस में, तो क्राइम के डेफिनेशन में, ह्यूमैनिटी के लिए क्या क्राइम का क्या डेफिनेशन है और उनके एप्लीकेबिलिटी में, यानी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जब यहाँ पे उनको एप्लीकेबल करना होता है तो इनकी डेफिनेशंस डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। तो इंडिया चाहता है कि एक स्ट्रिक्ट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रिजिम होनी चाहिए और कोर्ट जो है ना वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो भी यहाँ पे नेशनल जुरिस्डिक्शन है। थर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो डेसिग्नेट है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन का जो इस्तेमाल और जो टेररिज्म का यहाँ पे आप देखते हो तो इसको रिफ्यूज़ किया गया है, और वो भी कहाँ, तो क्राइम के विदिन, यानी कि क्राइम में आप देखोगे कि इसको नहीं रखा गया है कि जो भी कंट्री यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो भी कंट्री के अंदर टेररिज्म है तो उसको यहाँ पे जो है क्राइम नहीं रखा गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, और ये इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल और जो टेररिज्म है इन दोनों को भी क्राइम की कैटेगरी में रखना चाहिए, बट अभी तक नहीं रखा गया। नेक्स्ट है कि पावर है यहाँ पे कि कुछ केसेस को इनिशिएट कर सकते हैं अपने खुद के वॉल्यूशन में, जो कि आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर को दिया जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, यानी कि इंडिया को ये सारी ऑब्जेक्शंस है जो कि रोम स्टैट्यूट का, इसलिए अभी तक हम लोग जो है इसको साइन नहीं किए। तो ये रीज़न अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप लोग बेटर आंसर दे सकते हो कि इंडिया के द्वारा आईसीसी को अभी तक साइन क्यों नहीं किया गया है रोम स्टैट्यूट को। तो रीज़न यही है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेजेस दिया जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, क्योंकि यही चीज़ हम लोग लिमिटेशन में भी देखें कि सबसे पहला है कि लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है फेवर ज़्यादा करता है जो भी मोस्ट पावरफुल कंट्री है। सेकंड है कि यहाँ पे जो इंडिया चाहते हैं कि कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे रिज्यूम होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। साथ ही यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन और जो टेररिज्म का इस्तेमाल होता है उसको यहाँ पे क्राइम के कैटेगरी में रखना चाहिए, बट वो भी नहीं किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि हमें तकलीफ है, इसलिए हम लोग इसका पार्ट नहीं बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लोग देखो कि एक तो होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। आप लोग भी कई बार कन्फ्यूज़ होते होंगे अगर आपने मल्टीपल टाइम्स अभी तक नहीं पढ़ा है। तो फीचर्स क्या क्या है दोनों का देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो आईसीजे का 1946 में हुआ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का 2002 में हुआ। यूनाइटेड नेशन के साथ अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात करें तो कुछ ऑफिशियल कोर्ट है यूनाइटेड नेशंस का जिसको यहाँ पे वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट का, तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू जो केसेस है उसको रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो आईसीजे का लोकेशन आपको देखने को मिलेगा कि द हेग नीदरलैंड में है, वहीं आईसीसी का देखने को मिलेगा द हेग नीदरलैंड में है। तो दोनों की यहाँ पे जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेम है। जुरिस्डिक्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन क्या क्या है कि आईसीजे में आप देखो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट है, लेकिन ये नेशनल आपका गवर्नमेंट कहा जाता है, लेकिन आईसीसी में आप देखो कि कोई भी इंडिविजुअल जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ कॉजेज़ क्या क्या है, कौन कौन से इस टाइप ऑफ केसेस क्या क्या है, कैसे कैसे केसेस यहाँ पे हियर कर सकते हैं। तो आईसीजे की बात करें तो यहाँ पे एडवाइजरी ओपिनियन और साथ ही साथ कंटेसियस जो आपको पार्टीज़ में देखने को मिलेगा, यानी कि पार्टीज़ में जो भी मतभेद देखने को मिलता है वो उन केसेस को यहाँ पे हियर किया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एडवाइजरी ऑप्शंस भी दिया जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, जैसा कि यहाँ पे नाम से ही रखा गया कि क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि जो भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है किसी भी इंडिविजुअल का वो यहाँ पे आईसीसी में देखा जा सकता है। सब्जेक्ट मैटर क्या है आईसीजे का और आईसीसी का, तो सब्जेक्ट मैटर अगर आईसीजे का देखें तो सबसे पहला है कि सॉवरेनिटी, बाउंड्री डिस्प्यूट, मैरीटाइम डिस्प्यूट, ट्रेड है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन राइट्स है, ट्रीटी वायलेशंस है और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रीटी इंटरप्रिटेशंस है। ये सारे यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ मैटर है जिसमें कि आईसीजे को यहाँ पे देखा जाता है। आईसीसी की बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है और साथ ही साथ यहाँ पे जीनोसाइड है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वॉर क्राइम है और यहाँ पे क्राइम ऑफ एग्रेशन है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे आपके एरिया है जहाँ पे आईसीसी के द्वारा यहाँ पे मैटर देखा जाता है। ऑथराइज्ड लीगल मैकेनिज्म क्या है, तो यहाँ पे क्या प्रोविज़न है ना कि आईसीजे में अगर आप देखो कि कोई भी स्टेट जो कि यूनाइटेड नेशन चार्टर को अगर यहाँ पे रेटिफाई करते हैं तो उनको यहाँ पे आईसीजे स्टैट्यू का मेंबर बनना होगा, वो भी आर्टिकल 93 के तहत। लेकिन जितने भी नॉन यूनाइटेड नेशन जो मेंबर स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पे पार्टी बन सकते हैं आईसीजे के, और वो आईसीजे के जो भी स्टैट्यूट है उसको यहाँ पे रेटिफाई करके। वहीं अगर आईसीसी की बात करें तो रोम स्टैट्यूट है जिसमें कि इंडिया, आप देखोगे कि अभी तक इंडिया के द्वारा साइन नहीं किया गया है।
अपील अगर हम लोग देखें कि कौन कौन अपील कर सकते हैं, तो आईसीजे में आप देखोगे नन, यानी कि आईसीजे का डिसीजन जो है ना वो यहाँ पे कंटेंटियस केस के लिए ये बाइंडिंग है, यानी कि पार्टीज़ के लिए जो भी आईसीजे में अगर पार्टीज़ निकल कर आती है और आईसीजे में जो भी यहाँ पे वर्डिक्ट दिया जाता है, जो भी हियरिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसीजंस यहाँ पे लिया जाता है वो उस पार्टीज़ पे बाइंडिंग होता है, यानी कि पार्टीज़ को मानना ही होता है। अगर यहाँ पे स्टेट जो है कोई भी अगर कंट्री यहाँ पे फेल हो जाते हैं उनके जजमेंट के साथ कंप्लाई करने में, तो ये इशू जो है ना ये फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाता है। ठीक है, वही अगर हम लोग आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का यहाँ पे अपील चेंबर होता है, और रोम स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल 80 है जिसमें कि यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि डिफेंडेंट जो है वो अपने जो पेंडिंग अपील है वो उसको यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी आप देखते हो कि इंडिविजुअल के लिए आईसीसी है तो वो यहाँ पे जो है आराम से अपील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आईसीजे का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, तो दोनों का आप देखते हो कि काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस को आपको दिमाग में रखना है और समझना है इसको बेटर तरीके से। तो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्टिकल। यहाँ पे आईसीसी के बारे में हम लोग डिटेल देखें तो अफ़गान पीस प्रोसेस में आते हैं। अफ़गानिस्तान, ठीक है, रिसेंटली यहाँ पे इंट्रा अफ़गान पीस टॉक हुआ है जो कि फ़र्स्ट टाइम आपको अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में देखने को मिलेगा। और कहाँ ये टॉक हुआ, तो ये कतर में हुआ। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। अफ़गानिस्तान आप देख सकते हो इंडिया के थ्रू भी यहाँ पे इंडिया में भी इसका जो है एक हल्का सा पोर्शन टच होता है जो कि आपका पाक ऑक्यूपाइड वाला एरिया में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में अगर हम लोग चारों तरफ से देखें तो एक तरफ पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और इंडिया है। इतनी कंट्रीज़ इसके बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो कि जहाँ पे आपको डार्क ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ये डिस्ट्रिक्ट जो है तालिबान के द्वारा कंट्रोल किया गया है। और यहाँ पे जितने भी आप देखते हो जो ऑरेंज कलर का दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक कंटेस्टेड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में डिटेल और अफ़गान पीस प्रोसेस है क्या। तो अगर अफ़गान पीस प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे अफ़गान पीस प्रोसेस जो है इसमें क्या क्या बातें रखा गया, यानी कि आप समझ सकते हो कि पीस प्रोसेस यानी कि अफ़गानिस्तान में शांति के लिए यहाँ पे प्रोसेस की बात की जा रही है, क्योंकि जब से तालिबान यहाँ पे आया है तब से अफ़गानिस्तान की जो शांति है ना वो कहीं ना कहीं भंग हो गई है। तो जो ऑनगोइंग वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तालिबान के कारण अफ़गानिस्तान में, तो इसको एंड करने के लिए एक अफ़गान पीस प्रोसेस लाया गया है। नेगोशिएशन और जो पीस मूवमेंट है वो 2018 से ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जब से 2018 में क्या हुआ कि तालिबान और यूएस के बीच में जो टॉक हुआ है तब से ये आपका पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। लेकिन अभी फेब 2020 में देखने को मिला कि यूएस प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे पीस डील को स्ट्रक कर दिए तालिबान के साथ, और किस इशू को लेकर कि यहाँ पे यूएस का जो विड्रॉवल हो रहा है वो भी इंटरनेशनल ट्रूप्स और साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म को लेकर। तो ये इंट्रा अफ़गान टॉक्स जो है वो इसी डील का पार्ट है। ये डील आप देखोगे कि थोड़ा सा डिले हो गया है, यानी कि मार्च अप्रैल 2020 में होना था लेकिन ये डिले हो गया है क्योंकि डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के द्वारा जो अपने इनके प्रिजनर को रिलीज़ करने का जो वायदा किया गया था उसमें ये डिले देखने को मिल रहा है, इसलिए अभी तक जो है ये डील नहीं हुआ है। मार्च और अप्रैल में ही होना था। अब यहाँ पे पहले हम लोग कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं, तब आप इस इशू को बेटर तरीके से समझ पाओगे। तालिबान कब से आया है, तो 1990 से आपको देखने को मिलेगा कि ये अफ़गानिस्तान में लेकर तालिबान का जो है कब्जा हो चुका है। साथ ही साथ आप देखोगे कि अफ़गानिस्तान में ये 1996 से लेकर 2001 तक इनका यहाँ पे रूल था, और यहाँ पे एक ब्रूटल वर्जन यानी कि जो सरिया लॉ है, मुस्लिम की ये एक लॉ होती है सरिया लॉ, उसको इम्पोज किया गया। साथ ही साथ पब्लिक एग्जीक्यूशन भी इंक्लूड किया गया, और जो विमेन का यहाँ पे आप देखोगे कि पब्लिक लाइफ से जो है ना विमेन को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, यानी कि विमेन को घर पे ही रहना है, बाहर निकलना नहीं है, ना एजुकेशन उनको देना है, ना उनका जो है आप देखोगे कि ना एम्प्लॉयमेंट उनको देनी है। तो इस तरीके से विमेन को यहाँ पे बैन कर दिया गया। उसके बाद सितंबर में आप देखोगे तो 11 टेररिस्ट अटैक जो है वो यहाँ पे यूएस में हुआ था 2001 में। फिर यूएस के साथ जो है यहाँ पे आप देखो कि जो नाटो अलाइज है वो यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन्स को लीड कर रहे थे अलकायदा के अगेंस्ट में और तालिबान मूवमेंट के अगेंस्ट में, जो कि अफगानिस्तान में है। साथ ही यूएस के द्वारा 14,000 ट्रूप्स जो है अफगानिस्तान में भेजा गया था कि जहाँ पे अफगान के फोर्सेस को ट्रेन किया जाएगा, एडवाइस किया जाएगा और असिस्ट भी किया जाएगा इस मिलिट्री ऑपरेशन में। यूएस का इंगेजमेंट आप देखोगे तो 20 साल से था, यानी कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले जो भी सरकार थे, ओबामा वगैरह जो थे, वो यहाँ पे अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान में भेजे थे क्योंकि वहाँ पे पीस वगैरह लाने के लिए, बट बिना किसी क्लियर विक्ट्री के लिए, यानी कि तालिबान के ऊपर जो है बिना किसी क्लियर विक्ट्री के हमारे जो यूएस का इंगेजमेंट है
वो 20 साल से है। ये जो वॉर है ना, ये सबसे लंबा चलने वाला मिलिट्री इंगेजमेंट देखने को मिला है। नंबर ऑफ सिविलियंस, मोस्टली यहाँ पे विमेन और चिल्ड्रन जो है वो काफ़ी ज़्यादा किल्ड हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं, और ये आप देखोगे कि हर एक साल जो है 39% से ये बढ़ता गया है। अगर हम लोग देखें कि इंटरवेनिंग टाइम में एक जो इलेक्टेड यहाँ पे अफगान गवर्नमेंट है वो यहाँ पे तालिबान को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट मेजर्स जो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का देखा गया है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। बट अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे कि थर्ड ऑफ द जो अफगानिस्तान है वो अभी भी कंटेस्टेड एरिया में है, यानी कि मेजोरिटी आप यहाँ पे देखो कि तालिबान का कब्जा है। ये पूरा अफगानिस्तान है तो इसमें आपको जो है आधा पोर्शन तालिबान का कब्जा ही देखने को मिलेगा, और आधा ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपके कंटेस्टेड अभी डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि वहाँ पे जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 4 ऑब्जेक्टिव था जो यूएस तालिबान पीस डील है ना, इसका 4 ऑब्जेक्टिव है। तो क्या है? सबसे पहला जो यहाँ पे सीज फायर के द्वारा डिक्लेयर किया जा रहा है और इंड वायलेंस को इंड करना। जैसे दो कंट्री के बीच में जब भी झड़प होती है ना तो एक सीज फायर होता है, यानी कि उस झड़प को कम करना है, उस वॉयलेंट को कम करना है। तो इसका एक वॉयलेंस कम करने का यहाँ पे पहला यहाँ पे डील हुआ था। सेकंड कि इंट्रा अफगान जो डायलॉग है कि यहाँ पे शांति जो है, यहाँ पे शांति लेकर आना है। थर्ड कि तालिबान के द्वारा जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कट किया जाएगा, जैसे कि अलकायदा वगैरह है। फोर्थ कि यूएस ट्रूप्स जो है वो यहाँ पे अप्रैल 2021 तक जितने भी यूएस के ट्रूप्स अफगानिस्तान में थे जो कि अफगान फोर्सेस को ट्रेन करते, वहाँ पे असिस्ट करते, तो उनको जो है यूएस के द्वारा ये कहा गया कि अब वो वापस बुला लेंगे। तो ये यहाँ पे डील का जो है 4 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। अब कंसर्न क्या क्या आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा ये पता करना है। तो ये देखिए इसमें बताया जा रहा है कि यूएस का जो आज के डेट में पॉलिसी है कि वो अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को जो है विड्रॉ कर लेंगे और साथ ही साथ खुद को भी विड्रॉ कर लिए। एक समय था जब यहाँ पे कहा जाता था यूएस के द्वारा कि वो तालिबान से बात करेंगे और अफगानिस्तान में पीस लेकर आएंगे, लेकिन आज की डेट में वही आप समझ सकते हो कि यूएस के द्वारा क्या हो गया कि यूएस को खुद ही जो है दुम दबा के भागना पड़ रहा है अफगानिस्तान में। अब वो पीस शांति के बारे में वो बात भी नहीं करते, वो बस यूएस जो है यानी कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने ट्रूप्स को वापस ले जाना चाहते हैं और साथ ही साथ जो है अफगानिस्तान से अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। वो तालिबान से बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। तो इस तरीके का हरकत आज के डेट में आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है वो है कि वायलेंस जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपका कंटिन्यू है, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ आप 2020 का देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 1300 सिविलियन है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, और 3500 से भी ज़्यादा अफगान नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्स है जो कि अफगानिस्तान में अब तक मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये आपका रिपोर्ट निकल कर आया है। ह्यूमन राइट्स का भी थ्रेट देखने को मिलता है, यानी कि आप देखो यहाँ पे लोग जो है ना अपनी फंडामेंटल राइट्स को वो तो यहाँ पे जी ही नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा इंक्रोच किया गया। स्पेशली आप विमेंस के अगेंस्ट में देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वॉयलेंस देखने को मिलता है। तालिबान यहाँ पे चाहता है कि यहाँ पे फिर से जो इस्लामिक लॉ है ना इस कंट्री में वो यहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में री इम्पोज कर सके। आर्म्ड ग्रुप साथ ही साथ यहाँ पे जो वे कमेंट दिया जाता है कि वो यहाँ पे लेस स्ट्रिक्ट स्टांसेस लेकर आएंगे महिलाओं के लिए और सोशल इक्वालिटी लेकर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि तालिबान के द्वारा यही सारी बातें कही गई है और यही सारी चीज़ें जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। वे फॉरवर्ड इंडिया के लिए क्या है कि इंडिया को यहाँ पे लॉन्ग हेल्ड सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के द्वारा काफ़ी हेल्प किया जाता है अफगानिस्तान में। इवन जो अफगानिस्तान में पार्लियामेंट है वो इंडिया के हेल्प से ही बना है और काफ़ी हद तक भी हेल्प किया जाता है। आज की डेट में जो हम लोग चाबहार पोर्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ईरान में, तो इससे हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम लोग अफगानिस्तान में अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा सके, क्योंकि इंडिया के बाद यहाँ पे पाकिस्तान है और फिर अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान एक काइंड ऑफ बैरियर हमारे लिए यहाँ पे काम करता है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अफगानिस्तान में डायरेक्टली नहीं होता है। यानी कि आप देखो कि यहाँ पे पाकिस्तान है इसलिए ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो हमें इस रास्ता को छोड़कर जो है हम लोग ऐसे घूम के जाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान है उसके बाद यहाँ पे आपको ईरान देखने को मिलेगा, ईरान से यहाँ पे अफगानिस्तान है। तो हम लोग यहाँ पे चाबार पोर्ट बना रहे हैं जो कि ईरान से होते हुए हम लोग अफगानिस्तान में रीच कर सके। तो ये भी एक कारण है कि हम लोग यहाँ पे जो है अफगानिस्तान से हम लोग अपने रिश्ते को बेटर कर सके और लॉन्ग हेल्ड यहाँ पे सपोर्ट कर सके अफगान लीड, अफगान ओन और अफगान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस में। इंडिया का विजन जो है वो यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए सॉवरेन, यूनाइटेड, स्टेबल, प्लूरल और डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान के लिए है, जो कि एक लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी के द्वारा यहाँ पे शेयर किया जाता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इंडिया के द्वारा कुछ पॉलिसी लाया गया है जो कि यहाँ पे अभी तक तो हम लोग तालिबान के साथ इंगेज नहीं हो रहे हैं, ना ही आगे होंगे। यहाँ पे आप लोग देखो कि फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है जो कि यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मदद किया जाता है। इंडिया का अगर इंगेजमेंट देखें तो ये जो एसिडेंटेड तालिबान है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रीज़न हमारा इंगेजमेंट यहाँ पे तालिबान के साथ होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल जो लेजिटिमेसी है वो यहाँ पे बढ़ रहा है, तालिबान का क्रेडिबिलिटी जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। एक काफ़ी चेंज देखने को मिल रहा है तालिबान के एक्सटर्नल इंगेजमेंट से। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि इनका जो लिंक है
पाकिस्तान के साथ, वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि चेंज हो रहा है। और कुछ एडवर्सरीज भी देखने को मिल रहा है, यानी कि ईरान और रशिया के साथ भी अगर हम लोग देखें, या फिर अफगानिस्तान की जो तालिबान की जो कॉन्टैक्ट यहाँ पे चाइना के साथ है उसमें भी देखने को मिल रहा है। साथ ही एक डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग तालिबान को जो है, जो पॉलिटिकली एम्पावर्ड तालिबान है वो काफ़ी क्रूशियल होगा कि वो यहाँ पे न्यू दिल्ली का जो एग्जिस्टिंग और जो फ्यूचर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हमारे कंट्री में उसको सेव कर पाए। ठीक है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा रिलेशनशिप जो है तालिबान के साथ, वो इंडिया को एक आप देखो कि लिवरेज देगा अफगानिस्तान के फ्यूचर में। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे जो पाकिस्तान का एफर्ट है इसको भी यहाँ पे ऑफसेट कर पाएगा कि यहाँ पे यूज़ हो सके। साथ ही यहाँ पे जो मिलिटेंट आर्म्स ऑफ जो तालिबान है, जिसको कि हक्कानी नेटवर्क कहते हैं, ये भी कंटिन्यू रहेगा कि एंटी इंडिया रहे और कुछ क्लोज टाई ये मेंटेन करते रहे पाकिस्तान के साथ। साथ ही साथ आप देखोगे कुछ और सिक्योरिटी थ्रेट भी है, जो कि यहाँ पे इस्लामिक स्टेट के होने से बहुत ज़्यादा प्रेजेंस भी हो सकता है, यानी कि अफगानिस्तान में अगर इस तरीके का इस्लामिक स्टेट होगा तो थ्रेट भी यहाँ पे बढ़ सकता है। क्योंकि आप देखो, एक तो पाकिस्तान के कारण हम लोग जो है ऐसे ही त्रस्त रहते हैं। इंडिया में हमेशा आप देखोगे कि टेररिस्ट अटैक होता ही है। वहीं अगर ऐसा ही तालिबान भी जो है अगर अफगानिस्तान में अपना कब्जा कर लेता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, हमें बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करता ही है, ऊपर से तालिबान भी यहाँ पे रहेगा, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग भी तालिबान के साथ इंगेज हो, तालिबान के साथ बात करें, तालिबान के साथ जो है नेगोशिएट करने का कोशिश करें। तो यही चीज़ें कहा जा रहा है। अब डिफरेंट कंट्रीज़ का इंटरेस्ट अगर हम लोग देखें अफगान पीस प्रोसेस में तो क्या है, सबसे पहले तो पाकिस्तान के बारे में आप लोग देख सकते हो कि एक मेन स्ट्रे आपको देखने को मिलेगा तालिबान का, जो कि आज के डेट में अफगानिस्तान में है। यानी कि 9/11 जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे ज्वाइन किया गया था वॉर ऑन टेरर को, तो इसलिए पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पे मदद करता है तालिबान को। साथ ही रशिया और ईरान का अगर हम लोग एंगल देखें तो 2001 से पहले रशिया और ईरान जो है वो नेशनल यूनाइटेड फ्रंट को, जिसको कि हम लोग नदर्न अलाइंस कहते हैं, उसको ये सपोर्ट करता था और ये तालिबान के अगेंस्ट में था। अगर अभी हम लोग देखें रिसेंट टाइम में, तो तालिबान जो है वो यहाँ पे अपनी रशिया और ईरान के साथ जो है इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। तो तालिबान जो है वो यहाँ पे प्रूव कर रहा है कि वो कैपेबल फोर्स है इस्लामिक स्टेट कोराशन प्रोविंस के अगेंस्ट में। और साथ ही साथ ये ईरान और रशिया के साथ अपने इमरजेंस को भी यहाँ पे कंसर्न लेकर चल रहा है। चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना के साथ जो इंगेजमेंट है ये काफ़ी क्रिटिकल है तालिबान के लिए, कि वो अपने डिप्लोमेटिक रिच को जो है उस रीजन में बढ़ा सके। अफगान की जो गवर्नमेंट है ना, वो यहाँ पे चाइना का सपोर्ट चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे क्या है कि तालिबान को इंगेज करे और पाकिस्तान को कि वो यहाँ पे पीस टॉक करे, यानी कि तालिबान और पाकिस्तान को एक साथ लेकर, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा भाई भाई है यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का बहुत मिलता है। तो ये चाहता है, यानी कि अफगान गवर्नमेंट के द्वारा ये उनका ये विश है कि चाइना जो है यहाँ पे पाकिस्तान और तालिबान के साथ मिलकर जो है वो बात करें। चाइना का एफर्ट्स आप देखोगे तो शांति और अफगान टॉक को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा फेल हो गया, कि वो यहाँ पे एक बेटर तरीके से रिजल्ट नहीं लेकर आए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्री का आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा रिजल्ट निकल कर नहीं आया। तालिबान अपना कब्जा जो है ना अफगानिस्तान से नहीं छोड़ना चाह रहा है, तो ये एक अलग तरीके का प्रॉब्लम है। कंक्लूजन में यही बताया गया है कि एक इंक्लूसिव पीस प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें कि विमेन का, यूथ का, विक्टिम्स का एक अच्छा खासा मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो कंट्री में। साथ ही ह्यूमन राइट्स भी जो है हर एक लोगों के द्वारा अपहोल्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ ये एक तरीका है जिसमें कि शांति हो, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। अगर किसी लोगों का फंडामेंटल राइट्स इंक्रोच किया जाता है तो ऑब्वियस है कि उस सिटी में, उस कंट्री में कभी भी शांति नहीं होगा। तो एकमात्र तरीका यही है कि ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, हर किसी को ह्यूमन राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है। साथ ही हर एक कंट्री को यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे एक होना चाहिए कि वो यहाँ पे इंगेजमेंट पॉलिसी लेकर आए और अफगानिस्तान में हर एक तरीके का पीस शांति लेकर आए। तो ये सारी बातें बताई जा रही है। ठीक है, सिर्फ इंडिया की चाह लेने से यहाँ पे शांति नहीं होगा, हर एक कंट्री को वर्ल्ड वाइड जो है वो सामने आना होगा और अफगानिस्तान में तालिबान को हटाकर जो है वहाँ पे पीस प्रोसेस लाना ही होगा। ठीक है, तो ये रहा अफगान पीस प्रोसेस के बारे में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट, ये है क्या, इसके बारे में समझिए। इंडिया के द्वारा भी रिसेंटली रिफ्यूज़ किया गया है कि वो यहाँ पे ओसाका डिक्लेरेशन यानी कि डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जो है हम लोग सिग्नेटरी नहीं करेंगे। और किस पर्पज़ के लिए, तो डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट, यानी कि आप समझ सकते हो कि डेटा का फ्लो होना और वो भी विश्वास के साथ। तो ये है क्या फंडा, पहले ये समझिए। इसका एम है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र होता है इन्फॉर्मेशन का इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा, तो उसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस जो है उसको हटाना। मान लीजिए कि इंडिया और अफगानिस्तान में जो यहाँ पे आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन है अगर ऑनलाइन ट्रांसमिट हो रहा है तो उसके
इसके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए ये क्या है कि डेटा फ्री फ्लो किया जाएगा। और इसमें क्या क्या यहाँ पे आपका डेटा फ्लो होता है, तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि जिससे आपकी जो है आइडेंटिटी रिवील हो। साथ ही डेटा को स्टोर करना है फॉरेन सर्वर में। प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है। साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रेस भी दिया जा रहा है कि कैसे कुछ चैलेंजेस जैसे कि सिक्योरिटी को लेकर, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पे जो कुछ चैलेंजेस है उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, इसके ऊपर भी स्ट्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेटा फ्री फ्लो जो यहाँ पे लेकर आया गया है, इसकी ज़रूरत क्यों है पहले ये समझिए। क्या है डेटा फ्री फ्लो ये तो आप समझ गए, लेकिन इसका ज़रूरत क्यों पड़ा ये समझते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क है, जो क्रॉस बॉर्डर डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए जो एक अच्छा खासा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसकी कमी देखने को मिलता है। रिसेंट टाइम में आप देखोगे कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस तरीके के डेटा फ्लो के इशू से रिलेटेड। जैसे कि फ्री स्पीच आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी कुछ भी बोल देता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आप अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ों का इनोवेट कर रहे हो, या फिर प्राइवेसी हो गया, या फिर साइबर क्राइम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, टैक्सेशन है, कमर्शियल रेगुलेशन है। तो ये कुछ ऐसी जगह है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर क्रॉस बॉर्डर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर ट्रैवल करता है, ट्रैवल करने का मतलब है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आता है, तो उसको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ एक अच्छा फ्रेमवर्क नहीं है। साथ ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें हर साल आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। यानी कि कोई भी कंट्री जिसमें कि आप अगर बिज़नेस करने जाते हो तो कितना आराम है आपको बिज़नेस करने के लिए। इंडिया में अगर आप देखोगे, मैं एक आपको फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, इंडिया में अगर आप लोग देखोगे कि बिज़नेस करने के लिए आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ना 21 फॉर्म भरने पड़ते हैं। वहीं अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में आपका जो है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मात्र 3 फॉर्म भरने होते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगापुर की जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी होती है एज़ कंपेरिजन टू अस। तो रेगुलेटरी कंडीशंस और रिक्वायरमेंट देखे जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, डेटा को लोकलाइज किया जाता है, ये आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है इसको बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो यही बात है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है इमरजेंस यानी कि एंटी कॉम्पिटिटिव का इमरजेंस हो सकता है। आज के डेट में आपको ऑल ओवर कंट्री में कंपटीशन देखने को मिलता है, बट इसका उल्टा हो जाएगा कि एंटी कॉम्पिटिटिव की इमरजेंस हो रही है। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्शंस देखने को मिल रहा है डिजिटल जाइंट के द्वारा। तो एंटी कॉम्पिटिटिवनेस जो है ये बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे डेटा का जो फ्री फ्लो है, इससे ये जो एंटी कॉम्पिटिटिवनेस जो इमर्जेंस हो रहा है ये कहीं ना कहीं कम हो पाएगा। ट्रेड डिस्टॉर्ट एक्शंस जो है वो यहाँ पे, जिससे कि आपका व्यापार जो बर्बाद हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेटा, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये यहाँ पे पूरी तरीके से कम हो पाएगा। अगर यहाँ पे डेटा का फ्री फ्लो होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादा तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। और जो बिज़नेस अगर अपना ओपन करना चाहते हैं तो क्या होगा ना कि अगर मान लीजिए कि यूके में बैठे कोई लोग हैं, उनको अगर इंडिया का डेटा फ्री फ्लो होता है उनके पास, तो वो क्या करेंगे कि चलो उनको इंडिया का डेटा पता चल गया जिस फील्ड में वो यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो बेटर तरीके से इंडिया में आके बिज़नेस जो है इम्पैक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही सोसाइटी 5.0 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये एक नया सोसाइटी देखने को मिलेगा जिसमें कि कुछ चैलेंजेस भी है, लेकिन डिजिटाइजेशन से यहाँ पे किया जाएगा, एक ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशंस होगा। तो यहाँ पे क्या है कि डेटा को फिर से रीयूज़ किया जाएगा, शेयर किया जाएगा डिफरेंट यहाँ पे जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, जिससे कि जो एजिंग सोसाइटी है और पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस निकल कर आ रहा है, वो सब चीज़ों को यहाँ पे मिटिगेट किया जाएगा, टैकल किया जाएगा। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यहाँ पे आपका टोटल 17 गोल है, जिसका कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 2030 तक कंप्लीट करना है। वो सारे जितने भी यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनके टारगेट को डिलीवर करने में और उनके टारगेट को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डिजिटल इकॉनमी में इसका आपको सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। डिजिटल इकॉनमी कहने का मतलब है कि यहाँ पे डेटा फ्लो के साथ यहाँ पे आपका सपोर्ट किया जाएगा, एक साइजेबल पोर्शन बनाया जाएगा ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी का। करेंट जो डेटा फ्लो रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है और डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट है कुछ कंट्री के लिए, वो क्या होता है ना कि जीडीपी उनका कम हो जाता है, यानी कि 0.7 से लेकर जो है आपको देखने को मिलेगा कि 0.4 और 1.7% तक भी यहाँ पे कम हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, यानी कि अगर इस तरीके का डेटा फ्री फ्लो होते रहेगा तो डिजिटल इकॉनमी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये सारे बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब यहाँ पे ओसाका डिक्लेरेशन की बात की जा रही है डिजिटल इकॉनमी का। तो ये इसमें बातें क्या हुई थी ये समझिए। G20 की समिट हुई थी 2019 में, तब ये ओसाका डिक्लेरेशन निकल कर आया G20 लीडर्स के द्वारा और अदर कंट्रीज़ जो कि आज के डेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनफॉर्मल प्लूरीलैटरल नेगोशिएशन में।
यहाँ पे आप देखो कि ओसाका ट्रैक को लॉन्च किया गया, यानी कि एक प्रोसेस है जिसका ये एम है कि यहाँ इंटरनेशनल जो रूल मेकिंग है डिजिटल इकोनॉमी के लिए, उसके एफर्ट्स को यहाँ पे इंटेंसीफाई किया जाएगा। स्पेशली क्या है कि डेटा फ्लो करना है, ई कॉमर्स है, जैसे कि ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप कुछ परचेज़ करते हो, तो वो सारे में अगर डेटा रहता है तभी आप परचेज़ कर पाते हो। आज के डेट में आप देखो कि कुछ भी सर्च करोगे तो क्या होता है कि उनके पास आपका डेटा चला जाता है, फिर आप कोई भी यहाँ पे सर्च इंजन ओपन करो या फिर कोई भी ऐप ओपन करो, आपको उसका पॉपअप देखने को मिलेगा कि साइड में वो पॉपअप आते रहेगा कि आपने इसका सर्च किया है, फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी देखने को मिलता है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि उनके पास डेटा हो जाता है। जब डेटा फ्लो ईजिली हो पाता है ना, तो हर एक ई कॉमर्स कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है कि वो लोगों की जो पसंद है उसको समझ सके, लोगों का डेटा उनके पास मिलता है तो लोगों को वही चीज़ वो दिखाते रहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सारा खेल किसका है? तो ये डेटा फ्लो का ही है, इसलिए डेटा फ्लो की ज़रूरत है। और इस बार G20 की जो मीटिंग हुई है उसमें इस बातों को रखा गया है। ओसाका ट्रैक की बात करें तो ये कहाँ से ये आइडिया आया है? ये आइडिया आपको डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे पहले जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर जो शिंजो एबे थे उनके द्वारा ये प्रपोज किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 में। इसका एम यही है कि जो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो होता है ना, उसके ऊपर जितना भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है उसको कट करना है, तो इसको कहते हैं डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट जो है हम लोग किस कंट्री से इस कंसेप्ट को उठाए? तो ये जापान के कंट्री से, जापान के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग अभी अपने कंट्री में लेकर आए। अब कंसर्न क्या है? इंडिया के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं हम लोग इंडिया में भी कि डिजिटाइजेशन करना है, लेस कैश इकॉनमी बनानी है, तो इसके लिए हमें फ्री डेटा फ्लो जो है वो तो होना ही चाहिए। लेकिन कंसर्न क्या है ये समझिए, इंडिया में अब तक इसकी क्लैरिटी ही नहीं है, क्लैरिटी की कमी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो पॉलिसी स्पेस है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, उसको यहाँ पर ज़रूरत है कि हम लोग प्रिजर्व करके रख सकें। जैसे कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो आज भी यहाँ पर आप लोग देखो कि लीगल और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है अपने डेटा प्रोटेक्शन के लिए, ई कॉमर्स लॉ के लिए, तो उसको यहाँ पे प्रिपेयर करने के फेज़ में। साथ ही इक्विटेबल जो एक्सेस है डेटा का, उसके इम्प्लीकेशंस के लिए आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है जिसमें कि ये डेटा फ्लो फ्री फ्लो जो है ये आपका प्रीमाइज्ड किया गया है, जैसे कि इनहेबिटेटेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ डेटा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इनएडिक्वेट है कि जिससे कि हम लोग इंडिया के कंसर्न को डेटा एक्सेस के ऊपर जो है एड्रेस कर सकें। साथ ही साथ एप्रहेंसन देखने को मिलेगा ओवर डिस्कशंस जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। ओसाका ट्रैक जो है वो यहाँ पे मल्टीलैटरल है, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज़ यहाँ पे मिलकर इस तरीके के जो है डिसीजंस को लेकर आए हैं। और ये WTO का जो वर्क प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, ये इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इम्पैक्ट है यानी कि नेशनल पॉलिसी और लॉ में भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इंडिया का जो आप देखोगे कि डेटा लोकलाइजेशंस का यहाँ पे अगर फाइंडिंग करोगे तो नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे ही यहाँ पे किया जाएगा, जिससे कि फॉरेन सर्विलांस और जो अटैक है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकें। तो इंडिया का जो डेटा लोकलाइजेशन रूल है उसको यहाँ पे जो डेटा फ्री फ्लो जो यहाँ पे ट्रस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज के डेट में आप लोग फेसबुक वगैरह यूज़ करते हो, तो इसका जो फेसबुक में आप कुछ भी अपलोड कर रहे हो अपने बारे में, कोई भी डेटा उसमें इनपुट कर रहे हो, तो वो सारा डेटा आपका कहाँ लोकेट हो रहा है? तो जहाँ पे भी फेसबुक की कंपनी है, मान लीजिए कि अमेरिका में है, US में है, वहाँ वो अपलोड हो रहा है, हमारे इंडिया में नहीं हो रहा है, तो आपके डेटा को तो वो किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं या मिसयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक बार केस निकल कर आया था 2018 में कि फेसबुक के द्वारा हमारी डेटा को भेजा जा रहा है कैम्ब्रिज एनालिटिका में, तो ये भी एक तरीके का जो है आप फ्रॉड कह सकते हो। तो यही चीज़ें हैं कि डेटा लोकलाइजेशन की हम लोग बारे में बात करें, यानी कि हमारे कंट्री में राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 के तहत, यानी कि हम लोग जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जो भी डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग यही है कि हमारे कंट्री में डेटा लोकलाइजेशन का बात किया गया, यानी कि जो हमारे यहाँ डेटा सिक्योरिटी का कानून लाया जा रहा है ना, डेटा सिक्योरिटी बिल है, उसके अंदर आपको डेटा लोकलाइजेशन देखने को मिलेगा कि आप फेसबुक इस्तेमाल करो, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करो या व्हाट्सएप इस्तेमाल करो, इन सारे के डेटा जो है हमारे कंट्री में स्टोर होना चाहिए। तो अगर हमारे कंट्री में स्टोर हो रहा है तो हम ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हमारे डेटा दूसरे कंट्री में फ्लो ना हो। देखिए, एक कॉपी होगा, जैसे कि आपका ओरिजिनल जो फेसबुक का डेटा है वो तो ओरिजिनल जहाँ पे भी उसकी कंपनी है वहाँ तो होगा ही, US में होगा ही, लेकिन एक कॉपी जो है हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने इंडिया के लोगों का जो प्राइवेसी है, डेटा का जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन कर सके, वो कहीं ना कहीं ब्रीच ना हो, यानी कि वो कहीं ना कहीं वॉलेट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है कि डेटा फ्री फ्लो जो यहाँ पे विथ ट्रस्ट है, तो इसके
आपको नहीं लगता कि इसके सिद्धांत के अगेंस्ट में है? क्योंकि हम लोग तो डेटा लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि हर एक चीज़ की डेटा हमारे कंट्री में होना चाहिए, एटलीस्ट एक कॉपी होना चाहिए डेटा का, जिससे कि हम अपने सिटीजन्स के जो है राइट टू जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन कर सकें। तो डेटा फ्री फ्लो जो है कहीं ना कहीं अंडरमाइन करेगा। फाइन, हमारे यहाँ 2019 में आप देखो कि डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल यहाँ पे है। अभी तक ये हालांकि पास नहीं हुआ है, तो अगर ये पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ डेटा है, जो डेटा को ट्रांसफ़र करना है इंडिया के बाहर, तो ये कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ कंसर्न है इंडिया के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि हमें यहाँ पे इंकरेज करना है एंगेजमेंट, जो कि WTO के ऊपर है। कोई भी रिफॉर्म जो है जो डेटा फ्लो से रिलेटेड है, ये यहाँ पे आपका कोर WTO प्रिंसिपल के ऊपर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के ऊपर बेस्ड हो, मल्टीलैटरल एग्री रूल्स हो, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। एक एडुकेट सपोर्ट होना चाहिए डेवलपिंग नेशंस को, क्योंकि डेटा फ्री फ्लो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है एक बेटर जो है सपोर्ट की ज़रूरत है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। साथ ही कुछ प्रिंसिपल है, कुछ पॉलिसीज़ है जिसको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे डेटा फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन कर सके। सबसे पहला क्या है कि अकाउंटेबल हो, यानी कि डेटा को मैनेज करने में, जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसको मैनेज करने के लिए अकाउंटेबल हो, यानी कि अगर डेटा का यहाँ पे वॉलेशंस होता है और तो इसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये सब यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी बेस्ड अप्रोच को यहाँ पे डेवलप करना है। साथ ही इनएफिशिएंट जो प्रोसेस है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, और जो आउटडेटेड लीगल एग्रीमेंट है उसको बाहर रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेशनल रूल्स को इस्टेब्लिश करना है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हो सके, कुछ क्वेश्चंस ऑफ जुरिस्डिक्शंस हो, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो क्रॉस बॉर्डर का है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो सके। साथ ही लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्रेमवर्क है ना उसको डेवलप करना है, जिससे कि हमारा इलीगल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब यहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्ट हो सके। इंक्रिप्शन को सपोर्ट करना है, जिससे कि डेटा फ्लो को बेटर तरीके से सिक्योर किया जा सके, और डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंक्रिप्शन कहने का मतलब है कि कोई भी डेटा अगर आपका स्टोर होता है तो वो आपका एक्चुअल तरीके से नहीं, जैसे कि अगर आपका नाम स्टोर हो रहा है तो आपका नाम नहीं हो, वो कोडिंग में चेंज हो जाए, जैसे कि ABC हो या फिर 1 2 3 हो, तो इस तरीके से इनक्रिप्ट होकर आपका कहीं पे भी डेटा स्टोर होना चाहिए, जिससे कि उस डेटा को अगर ट्रांसफ़र भी किया जाता है तो वो कोडिंग के फॉर्म में हो, वो आपका ओरिजिनल फॉर्म में नहीं हो। ठीक है, कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि कुछ क्रिटिकल रोल यहाँ पे डेटा के द्वारा प्ले किया जाता है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और सोशल विंग के लिए जो अनेबलर है, वो यहाँ पे उससे अगर रिलेटेड देखें, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो के अगर रिलेटेड देखें, तो ये प्रिजर्व करना चाहिए यहाँ पे कोर वैल्यू को और फंडामेंटल प्रिंसिपल को भी, जैसे कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, इंक्लूसिवनेस हो, रिकॉग्निशन हो स्पेशल का और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का, कंसेंसस बेस्ड यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो। तो इन सारे टॉपिक्स पे यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये रहा आपका डेटा फ्री फ्लो, जो कि अगेन यहाँ पे डिजिटाइजेशन से रिलेटेड ही आपका टॉपिक देखने को मिलेगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, और आज के डेट में कोविड-19 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि हर एक चीज़ जो है आपका डिजिटल आपका कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये डेटा फ्री फ्लो जो है कैसे हमारे इंडिया के लिए कंसर्न है और हम लोग कैसे नहीं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी बातों को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन का जो लेसन है वो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग इकोनॉमी का लेसन स्टार्ट करेंगे, और इसी के साथ फिर से खेती बाड़ी में ध्यान देंगे, जो कि है एग्रीकल्चर रिफॉर्म। ठीक है, तो ऑलरेडी पहले भी हम लोग खेती बाड़ी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे चुके थे, लास्ट मंथ में भी, अगस्त में भी, तो यही चीज़ अब आगे भी बढ़ेगा। सितंबर में भी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे खेती बाड़ी से ही। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोग को अगर इनिशिएटिव के साथ जुड़ना है तो जितना जल्दी हो सके जुड़िए, और टाइम अब और वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अपने से भी आंसर लिख सकते हो अगर आप लोग को, क्योंकि क्वेश्चंस मैं यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, क्वेश्चंस आपको दूंगी जो कि अपने से लिख सकते हैं, ज़रूर आप लोग लिख के रखिए। लेकिन जो चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब कि एक होता है ना कि आप लोग को डेली जो 3 दिन है उसमें अगर आप लोग यहाँ पे इसको परचेज़ करते हो तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंसियर हो जाओगे, साथ ही साथ आपका एक कॉपी का भी अच्छे तरीके से चेक होगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप लोग को इनिशिएटिव ज्वाइन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप लोग अपने से भी लिख सकते हो, तो ज़रूर लिखिए, उसके लिए आपको इनिशिएटिव ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर और भी लेसन चाहिए तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्ले लिस्ट में आकर आप लोग डिटेल देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।